नमस्कार साथियों। देखो, हम केमिस्ट्री के कुछ वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल दिए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परमाणु यानी कि एटम के बारे में। इससे पहले हमने 3 क्लासें यूट्यूब पे छोड़ दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उन वीडियोज़ को देखिए। और फिर हम आज स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी एक नई क्लास। और वही हमारा टॉपिक रहेगा, वही चैप्टर चलेगा एटम। और एटम में हम जो पढ़ रहे थे बोर का परमाणु मॉडल हम पढ़ रहे थे मॉडल। और मॉडल्स में भी जो पढ़ रहे थे बोर का परमाणु मॉडल। और जो बोर का परमाणु मॉडल था हमने उनकी अच्छे से बात की थी। बोर ने क्या बताया था, तो बोर ने क्या किया था, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया था, एक बात। और बोर ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। यह भी किसने बताया था, हम बोर ने बताया था। और नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार पत्थरों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन स्थायी वर्ताकार जो पत्थरों को क्या बोला जाएगा, कोष या सेल कहते हैं। कक्षा, सेल, कोष, ऊर्जा स्तर इनको बोला जाता है। और जिन्हें KLMN से प्रदर्शित यानी दर्शाते हैं, ये बात हमने की थी। और प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की भी हमने बात की थी बोर के मॉडल में। तो प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो वो हमारे पास 2n² हो जाएगा। तो ये बात कर ली थी हमने किन की, बोर के परमाणु मॉडल की। तो अब हम आगे देखते हैं। और दूसरी बात, बोर के द्वारा जो त्रिज्या ज्ञात की जाती थी वो डायग्राम फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा। और आगे दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ये सूत्र था, ये यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। और ये 0.529 n² यहाँ पर z क्या थी, ये तो कक्षा हो जाएगी n, और जो z होगा वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु क्रमांक होता है उन्हें परमाणु प्रोटॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के आधार पर दर्शाई जाती है। यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही प्रोटॉन्स की संख्या पाई जाती है एटम में। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक जो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न था वो प्रश्न है, हाइड्रोजन एटम की प्रथम बोहर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन एटम की प्रथम बोहर त्रिज्या, देखो हाइड्रोजन एटम की प्रथम बोहर त्रिज्या, ये हमारे पास क्या, हमारा प्रश्न। यानी कि हाइड्रोजन एटम की प्रथम बोहर की त्रिज्या की बात करेंगे। अब यहाँ पर प्रथम बोहर त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि प्रथम हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। और दूसरी बात ये पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन एटम की प्रथम बोहर त्रिज्या, प्रथम मतलब एन कक्षा की बात कर रहे हैं, और एन कक्षा का मतलब प्रथम हो रहा है। तो एन का जो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो तो हो जाएगी 1। और दूसरी बात, ये जो प्रोटॉन्स की संख्या है इनकी परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्रश्न शायद रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब इसको किस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा। और ये जो सूत्र था हमारे पास हमने किस में प्राप्त किया था, लास्ट में एंगस्ट्रम में प्राप्त किया था। ये बात आपको समझ में आती है। तो हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो आर तो यहाँ पर ऐसे कैसे रह जाएगा, 0.529 n² एंगस्ट्रम। और बात करते हैं इस n² की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटा z की जो वैल्यू हो गई हमारे पास 1 हो जाएगी। ये यहाँ पर एंगस्ट्रम हो जाएगा। और ये 0.529 हमारे पास ये क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू। तो आर की हमारे पास जो वैल्यू होगी साथियों वो हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम। ये जो आंसर रहेगा हमारे पास किसका रहेगा, ये आंसर हमें जो प्राप्त हुआ है ये हमें हाइड्रोजन एटम की प्रथम बोहर त्रिज्या हमें ये प्राप्त हो चुकी है। तो आपको इस ऐसे जो प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, ये लैब असिस्टेंट में ऐसे प्रश्न आते हैं, रीट सेकंड ग्रेड और जो भी अदर्स एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे कॉमन प्रश्न आ जाते हैं। तो हमें करना ये है कि जो ये सूत्र होगा यानी कि आर बराबर क्या होगा, 0.529 n² बटा z। यहाँ पर n हो जाएगा जो कक्षाओं की संख्या हो जाएगी। और जो दूसरी बात करते हैं z की, वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक। और जितना परमाणु क्रमांक एटम का होता है उतनी ही ये प्रोटॉन्स की संख्या एटम में पाई जाती है। तो हमने इसको इस प्रकार सोल्व कर लिया। n की बात करेंगे तो n कक्षा है, कक्षा का मतलब 1 होगा क्योंकि प्रथम बोहर पूछ रहा है, प्रथम की बात करते हैं तो n बराबर 1 हो जाएगा। और z की बात कर रहे हैं यानी कि परमाणु क्रमांक, और जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारे पास ऐसे सोल्व हुआ।
एक बात और कर लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस के लिए द्वितीय कक्षा की त्रिज्या अगर हमसे पूछा जाए हीलियम के, देखो हमारे पास एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर बात करते हैं हीलियम की, तो साथियों इधर गौर करिएगा आप, अगर पूछा जाए हमसे क्या कि हमारे पास हीलियम प्लस, अगर हीलियम प्लस के द्वितीय हीलियम के लिए द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पूछा जाए, हीलियम के लिए द्वितीय कक्षा की त्रिज्या अगर हमसे पूछा जाए हीलियम प्लस के लिए, मतलब प्लस के लिए पूछी जा रही है, प्लस का मतलब एक की क्या हो जाएगी, कमी, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसका मतलब ये होता है प्लस का, यानी कि इसकी हम बात करते हैं क्या, अब देखो हाइड्रोजन होगा, ये कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम कितने नंबर पे आता है, जो हीलियम होता है 2 नंबर पे आता है। अब ये आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि सर यहाँ पर जो प्लस है इससे क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जेड हो जाएगा, जेड की बात करते हैं परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन्स की संख्या, और जो यहाँ पर प्लस होता है इसका प्रोटॉन्स की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, हीलियम का 2 रहेगा, तो जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 2। बात करते हैं एन की, तो एन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एन की तो हमारे पास कक्षा की बात हो रही है, एन की वैल्यू जो होती है वो कक्षा के बराबर होती है, और कक्षा की बात करती है तो ये हमसे पूछ रहा है द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, और द्वितीय कक्षा की जैसे ही ऊर्जा पूछेंगे तो हमारे पास हम ये जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जैसे ही 2 हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करना है, हमें ज्ञात करनी है वैल्यू किसकी, त्रिज्या, और जैसे ही त्रिज्या की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, वही हमारा सूत्र रहेगा 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और जैसे ही सूत्र हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है जो 0.529, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 2 एन की वैल्यू है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 4, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 हो जाएगी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये एंगस्ट्रम ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं R बराबर 0.295, और यहाँ की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। हमें करना क्या होगा, इसमें हमें एक चीज़ करना होगा, अब 2 से क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ही अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 529 को, ऐसे ही गुणा करने का तरीका तो आपको मालूम होगा ना, कि इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, डायरेक्टली इसको गुणा कर लो, तो अगर 529 को हम गुणा करते हैं तो 1058 हमारे पास आंसर आता है। और अगर हमें ये मालूम है कि मध्य में पॉइंट लगा हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, ये देखो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगी हुई है, तो 1058 की एक संख्या छोड़कर हम क्या लगा देंगे, जैसे 1058 हो गया, और इसमें अगर एंगस्ट्रम में आंसर आएगा हमारा, और जैसे ही एंगस्ट्रम में आंसर आता है तो साथ ही होगा क्या, हमने गुणा किया इसको, एक संख्या छोड़कर इसमें क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो एक संख्या छोड़कर यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अगर बात करते हैं हीलियम प्लस के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात ये देखो, ये आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो आर की ये फॉर्मूला होता है इसको हमें डिराइव करने से मतलब नहीं है, हमें मतलब होगा किन से, इस फॉर्मूले से, और जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ये जो 529 होता है, किसी संख्या का स्क्वायर भी होता होगा, आप अपने हिसाब से देख लेना किस संख्या का स्क्वायर होता है 529, तो उस आधार पे इसको याद कर सकते हैं कि अगर कहीं कन्फ्यूज हो तो, अगर कहीं भी कन्फ्यूज होने की बात आ जाए तो क्या होगा, हम इसको ऐसे देख लेंगे। और तो R बराबर 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, इसका क्या होता है एंगस्ट्रम में, इसका आंसर हमें देखना होगा। ये बात होगी किसकी, हीलियम प्लस के लिए। अगर एक एग्जाम्पल अगर और देखें तो Li2 प्लस के लिए भी हम देख सकते हैं। अगर Li2 प्लस की बात करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, वैसे खूब हो गए, समझ में आ गई होगी। अगर Li प्लस के लिए बात कर सकते हैं तो आप इसको एक बार कोशिश करना। अगर Li2 प्लस की बात करेंगे, Li2 प्लस 2 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या होगा, n बराबर तो 2 हो जाएगा, और Z बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम अगर यहाँ पर +2 लगे हुए हैं, +4 लगे हुए हैं, परमाणु क्रमांक होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम इसका आंसर सीधे से देख सकते हैं कि R बराबर 0.529 एन स्क्वायर बटा 2 एंगस्ट्रम, तो हम रखेंगे एन की मान रखेंगे हम 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और जेड की वैल्यू होगी हमारे पास लिथियम का परमाणु क्रमांक जो होता है हमारे पास 3, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं कि R बराबर 0.529 × 4/3, और जिससे हम इसको सोल्व करेंगे तो
4 में अगर 3 का भाग दिया जाएगा तो क्या हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.33। और अगर 1.33 को 0.529 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.705। जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। आप कोशिश करना, ट्राई करना कि r बराबर जो लास्ट ही Li+2 की बात करते हैं तो r बराबर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.705। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, लिथियम 2+ की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या की बात हो गई। अब हम देखते हैं बोर के मॉडल की कमियां। देखो बोर के मॉडल की देखो अब बोर के मॉडल की कमियां क्या क्या हो सकती है, मैं जैसे ही बोलूँ आपको नोट करना है। और देखो साथ ही ये जो चैप्टर चल रहा है ये एनसीईआरटी के अनुसार चल रहा है, इसमें से कोई भी मिस्टेक अगर वैसे हो जाती है, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी कोशिश ये है की जाएगी कि इसमें 1% भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और ये जो मैटर चल रहा है सारा ये चलेगा हमारे पास एनसीईआरटी का मैटर। तो एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइटल देखेंगे बोर के मॉडल की कमियां। और बोर के मॉडल की जैसे ही कमियों की बात होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोर मॉडल क्या था, केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है, जो कि हमने देख लिया अभी। जो बोर मॉडल की पहली कमी होती है वो होती है, देखो पहली कमी की बात करते हैं, आप इनको साथ ही साथ नोट करते रहना। अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो ऐसे कैसे आप नोट्स बना सकते हो। बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है, ये था इसका पहली कमी। यानी कि बोर मॉडल होता है मल्टीपली जो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं उन पे ऊपर लागू नहीं होता। ये क्या होता है, बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। और दूसरे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो मॉडल होता है हमारे पास, ये क्या करेगा, मॉडल रेखीय। देखो यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की जो दिख रेखाएं होती है, दिख रेखाओं का मतलब होता है जो रेखाएं पास पास स्थित होती है। देखो दिख रेखाओं की मतलब क्या होता है, ये हमारे पास रेखा होगी, ये रेखा होगी, ये रेखा होगी, ये जो स्थिति होती है इनकी पास पास वाली स्थिति, इनको बोला जाता है दिक स्थिति, दिक रेखाएं। तो फिर से गौर करिएगा, यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की दिक रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया कि ये रेखाएं पास पास है तो क्यों है, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये हमारे पास कौन सी कमी होगी, दूसरी कमी होगी। अब देखते हैं तीसरा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो कमी होगी हमारे पास वो कौन सी हो जाएगी, देखो यह जो मॉडल है ये क्या होगा, यह मॉडल अणु व यौगिक के निर्माण की व्याख्या में असफल रहा। यह मॉडल जो है यह नहीं बता पाया कि अणु का निर्माण कैसे होता है और यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो तीसरा अगर पॉइंट हम नोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं, आप भी लिख लो, यह मॉडल अणु व यौगिक के निर्माण की व्याख्या में असफल रहा। ये इसका तीसरी क्या थी, कमी थी। अगर फोर्थ की बात करते हैं तो एक हमारे पास होता है प्रभाव जिनोन प्रभाव और दूसरा प्रभाव होता है हमारे पास स्टार्क प्रभाव। तो अब इनमें भी क्या रहा था, ये असफल रहा था। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो यह मॉडल जिनोन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ये बात हो गई हमारे पास पॉइंट नंबर 4, नोट करो। यह मॉडल जिनोन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, यानी कि असफल रहा। अगर बात करते हैं जिमोन और जिनोन, ऐसे एग्जाम में ऑप्शन में देख सकते हो आप, या तो इसका आंसर होता है जिनोन या होता है जिमान जिमोन प्रभाव। तो हम बात करते हैं जिमान प्रभाव की। तो जिमान प्रभाव हमारे पास था, इसमें क्या होते हैं, तो अगर जिमान प्रभाव देखते हैं, देखो आप बात करते हैं जिमान प्रभाव की। अगर जिमान प्रभाव की बात करते हैं और स्टॉक प्रभाव की बात करते हैं, ये जो दोनों प्रभाव होते हैं ये चुंबकीय, अब देखो ये जो जिमान प्रभाव होता है ये क्या होता है, जिमान प्रभाव होता है साथियों, ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। विपाटन बोले तो लेमिनेशन, और लेमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि इसको कॉपी करके ऐसे बाइंडिंग करके चिपका देंगे, ये नहीं होता। लेमिनेशन का मतलब होता है विकटाव, डिफ्यूजन, यानी कि विपाटन, टूटना। आ रही है मेरी बात समझ में। अगर बात करते हैं जिमान प्रभाव की किसे कहा जाता है, बात करते हैं डेफिनेशन की, किन की। अगर हमें जिमान प्रभाव को डिफाइन करना होगा तो साथ ही इस प्रकार से करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, जैसे ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या कर देंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, स्पेक्ट्रमी जो रेखा होगी उनको रख देंगे, और रखने के बाद हम यह देखेंगे जो इनका विपाटन होता है किस प्रकार होता है, इसे क्या बोला जाता है, जिमोन प्रभाव कहा जाता है। तो हम बात करते हैं फिर से, अगर जिमोन प्रभाव की बात करते हैं तो क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन जिमोन प्रभाव कहलाता है। विपटन का मतलब यहाँ हो जाएगा लेमिनेशन, और यहाँ पर लेमिनेशन का जो मतलब हो जाएगा वो विपटन हो जाएगा। मतलब लेमिनेशन का मतलब चिपकाना नहीं हो जाएगा। यहाँ पर केमिस्ट्री के संदर्भ में देखते हैं विपटन का अर्थ, तो लेमिनेशन का अर्थ वो होता है विपटन, ठीक है। और हम बात करते हैं स्टार्क प्रभाव की, बात करते हैं स्टोक प्रभाव की। तो स्टोक प्रभाव क्या होता है, हम बात करते हैं साथियों स्टोक प्रभाव की। तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपटन स्टोक प्रभाव कहलाता है। अब देखो एक तो बात करते हैं, देखो जिमान तो बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, और जो स्टार्क प्रभाव होता है ये करता है विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन स्टार्क प्रभाव कहलाता है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन सेम सेम से लगते हैं। कैसे लगते हैं, जिमोन की बात करते हैं। जिमोन प्रभाव क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन होता है वो होता है जिमोन प्रभाव। और बात करते हैं स्टार्क प्रभाव की, तो जो स्टार्क प्रभाव होता है ये क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव कहलाता है। स्टार्क की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में, ऐसे याद रख लेना आप, जो शॉर्ट लगते हैं वो लगते हैं विद्युत में, यानी कि करंट में लगते हैं। तो स्टार्क प्रभाव कैसे याद रखना है आपको, शॉर्ट लगते हैं विद्युत क्षेत्र में। तो कैसे, जैसे ही शॉर्ट की बात आई यानी कि स्टार्क की बात आती है तो हमें ये बता देना है कि विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन स्टार्क प्रभाव कहलाता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं जिमोन प्रभाव की, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन जिमोन प्रभाव कहलाता है। अब देखो नोट, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, यहाँ तो बात करते, इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र की बात हो जाएगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपटन क्या हो जाता है, जिमोन प्रभाव होता है। लेकिन और इसकी बात करते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की बात हो जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या होता है, क्या विपटन। लेकिन नोट, अगर हम बात करते हैं साथियों नोट की, ये जो नोट होगा ये होगा इम्पोर्टेंट। कैसे होगा कि एक होता है जिमोन प्रभाव, एक होता है स्टार्क प्रभाव। इन दोनों की व्याख्या किसने की थी, एक वैज्ञानिक था लेंडे और एक था श्रोडिंगर। ये जैसे अटपटे से नाम है लेंडे और श्रोडिंगर। तो बात करते हैं लेंडे और श्रोडिंगर, ये जो दोनों वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो ये था प्रभाव जिमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। तो साथियों इधर गौर करिएगा, स्टार्क प्रभाव और जिमान प्रभाव की जो दोनों की व्याख्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा सीधा सा, लेंडे व श्रोडिंगर ने क्या की थी, जिमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की क्या की थी, व्याख्या की थी। तो फिर से नोट करिएगा पॉइंट टू पॉइंट, जिमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या लेंडे व श्रोडिंगर के द्वारा की गई थी। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या ये होती है 4 प्रकार की। तो अगर बात करते हैं क्वांटम संख्याओं की, तो क्वांटम संख्या ये होती है साथियों 4 प्रकार की, मुख्य क्वांटम संख्या, दिंगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यानी कि मुख्य का मतलब प्रिंसिपल, दिंगसी का मतलब हुआ एजीमिथोन, और अगर जो हमारे चुंबक की बात करते हैं तो मैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर बात करते हैं चक्रण की तो वो हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वांटम संख्या होती क्या है, क्वांटम नंबर क्या होती है। तो क्वांटम नंबर की हम बात करते हैं तो इसकी जो परिभाषा यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्वांटम संख्या। बात करते हैं क्वांटम संख्या की, क्वांटम नंबर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर। अब ये जो क्वांटम नंबर होता है ये होती है 4 प्रकार की, लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वांटम संख्या होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वांटम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं किसी परमाणु में कोश या कक्षक के लिए ऊर्जा, स्थिति, स्थायित्व, संख्या, आवर्ती तथा अभिविन्यास को क्या करती है, दर्शाती है। क्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। फिर से गौर करिएगा, ऐसी संख्याएं जो किसी परमाणु में, ये क्वांटम संख्या होती है परमाणु में क्या करती है, जैसे कोश हो गया, कोश या फिर कक्षक के लिए स्थिति हो गई, ऊर्जा होगी, स्थायित्व कैसा होगा, संख्या क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, आकृति कैसी होगी, अभिविन्यास क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या करती है, दर्शाई जाती है किसके द्वारा, क्वांटम संख्या के द्वारा। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो आप ऐसे नोट करो, ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में कोश या कक्षक के लिए ऊर्जा, स्थिति, स्थायित्व, संख्या, आकृति तथा अभिविन्यास को दर्शाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। फिर से गौर करिएगा, ऐसी संख्या किसी परमाणु में कोश या कक्षक के लिए ऊर्जा, स्थिति, स्थायित्व, संख्या, आकृति तथा अभिविन्यास को दर्शाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। बात करते हैं क्वांटम संख्याओं की
प्रकार। तो जो क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या, और जो दूसरी हो जाएगा वो हो जाएगा दिग्गज क्वांटम संख्या, और जो तीसरी हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या। इसको देखते हैं हम, 1 मिनट। इसको देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो एजिथम, और इसकी बात करते हैं तो मैग्नेटिक, इसकी बात करते हैं तो स्पिन। ये हमारे पास क्या हो जाती है? क्वांटम संख्याओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? तो बात करते हैं आगे। देखो, अब हम देखते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कक्षा क्या होती है, कक्षक क्या होते हैं। कक्षा बोले तो ऑर्बिट होती है, और कक्षक बोलते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर ये हमें मालूम नहीं होगा कि कक्षक क्या होते हैं और कक्षा क्या होती है, तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आगे समझने वाली बात होगी नहीं, रटने वाली बात हो जाएगी, और रटना अपन को है नहीं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कक्षा, और कक्षा की बात करते हैं तो ये होती क्या है, हम इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कक्षा की। एक तो हमारे पास होती है कक्षा, और एक होती है हमारे पास कक्षक, और इसको इस प्रकार से बोला जाता है ऑर्बिटल्स, इसको बोला जाता है ऑर्बिट। हो गई है? तो अब देखो, इन दोनों का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार होता है, क्या इसमें होते हैं। तो अब देखते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि वह काल्पनिक वर्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाती है। फिर से गौर करिएगा, नाभिक के चारों ओर, देखो ये हमारे पास क्या है, नाभिक हो गई, इसकी ये चारों ओर का क्या हो गया, वर्ताकार पथ हो गया ना, वर्ताकार पथ। तो इसकी जो डेफिनेशन है इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक वर्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाती है। अब आपकी माइंड में एक बात आ रही है कि काल्पनिक का मतलब क्या होता है, ये तो वास्तविक रूप में, बिल्कुल साथियों वास्तविक रूप में है। लेकिन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, चक्कर काट रहा है, इसकी कक्षा ऐसे मान लेते हैं, ये इसकी कक्षा हो गई, यहाँ से चक्कर काट रहा है नहीं, लेकिन कुछ ही देर में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके लिए ये अलग हो गया ना, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो इसके लिए भी अलग हो जाएगी। तो ये जो होते हैं ये वर्ताकार पथ, ये कैसे होते हैं, काल्पनिक पथ होते हैं। फिर से नोट करिएगा कि नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक वर्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाती है। ठीक है। अब देखो, कक्षाओं के बारे में बोहर ने बताया था, इन्हें किस प्रकार दर्शाते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये बात भी, ये प्रश्न बनता है छोटे एग्जाम्स में कि कक्षाओं के बारे में किसने बताया था। कक्षाओं के बारे में बोहर ने बताया, और इसे जो प्रदर्शित यानी कि दर्शाने की बात करते हैं, इसे दर्शाने की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा, के, एल, एम और एन, ऐसे आगे चलती रहेगी। तो हमने क्या बात की, कक्षा की बात की, और कक्षा बोले तो ऑर्बिट, और ऑर्बिट बोले तो किसे बोला जाएगा, किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। तो नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक वर्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाती है। कक्षा के बारे में सबसे पहले कक्षा के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम था बोहर। तो कक्षा के बारे में बोहर ने बताया, इन्हें KLMN से दर्शाया जाता है। ये बात हो गई किसकी, कक्षा की, यानी कि ऑर्बिट की। अब हम देख लेते हैं साथियों कक्षक बोले तो ऑर्बिटल। अब देखो, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, कक्षक कहलाते हैं। देखो, कक्षा में और कक्षा में थोड़ा सा अंतर होता है, समझ रहे हो ना बात, कि नाभिक के चारों ओर का काल्पनिक वर्ताकार क्षेत्र हो जाए, काल्पनिक वर्ताकार पथ की बात करें जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये पूरा चक्कर लगाते हैं, ये तो क्या होता है, कक्षा होती है। लेकिन अगर बात करते हैं कि वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, कक्षक कहलाते हैं। देखो, कक्षक ऐसे ही समझ लो, इसके आधार पर ये हमारे पास क्या, वर्ताकार पथ हो गया। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, ऐसे कैसे, ये बंद हो गया, ये आ गया, यहाँ पर है
इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे कैसे यहाँ पर बंद कर सकता हूँ, ये हो गया यहाँ पर, इसको ऐसे कैसे बंद कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मान लो, तो इसे से सामने से जॉइंट हो जाएगा। मतलब इसने कक्षक ने क्या बता दिया कि कक्षक ने यह बताया कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का अधिकतम हो कक्षक कहलाते हैं। और कक्षक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, मैक्केमेंडी ने बताया था। ये प्रश्न पुट हो सकता है, मैक्केमेंडी, देखो मैक्केमेंडी। बात करते हैं इसकी, तो इसकी बात करते हैं, कक्षा की बात करते हैं तो किसने बताया था, बोहर ने बताया था, पॉइंट नंबर नोट। और बात करते हैं कक्षक की, तो किसने बताया था, मैक्केमेंडी ने बताया था। ये बात हो गई किसकी, कक्षक की। और एक बात और बता दो आपको, कक्षक को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। देखो कक्षक और कक्षा ये दोनों अलग अलग होते हैं। कक्षक की बात करते हैं तो कक्षाओं के बारे में बोहर ने बताया था, और ये क्या कर देगा, स्थायी वृत्ताकार पत्थों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसको बोला जाता है क्या, कक्षा। और बात करते हैं कक्षक की, तो यानी कि वह स्थान नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। और कक्षक के बारे में सर्वप्रथम जिसने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था मैक्केमेंडी। और दूसरी बात, इनको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कक्षा को KLMN, और जो हमारे पास होते हैं कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स, उनको बोला जाता है SPDFG से दर्शाते हैं। अगर बात करते हैं दर्शाने की, तो क्या किससे दर्शाएंगे, SPDFG, आगे भी इस प्रकार ये आगे चलती रहती है। तो हमने बात की क्या, कक्षा और कक्षक की। तो आप नोट्स बना रहे होंगे, ये आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। फिर हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अभी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्या कि क्वांटम संख्याओं के प्रकार, जिसमें पहला जो हमारे पास प्रकार था वो था मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था बोहर। तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो किसे बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था। तो हमारे पास सीधा सा एक सटीक आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा बोहर। तो हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। देखो नोट्स आपको बनाने होंगे, मैं आपको बोल के ये बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं, इस संख्या के बारे में बोहर ने बताया था, और इस संख्या को किसे प्रदर्शित करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो पॉइंट ऐसे नोट करो कि इस संख्या के बारे में बोहर ने बताया, और n से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। इस संख्या को किसे दर्शाते हैं, n के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो यह संख्या परमाणु में कोषों की संख्या को दर्शाती है। आगे बात समझ में कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये क्या करती है, परमाणु में कोषों की जो संख्या होती है, परमाणु में कोषों की संख्या को क्या करती है, कोषों की संख्या को दर्शाती है। अभी मेरी बात समझ में कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बोहर ने बताया, इस संख्या को n से दर्शाया जाता है, और यह जो संख्या होगी परमाणु में कोषों की संख्या को क्या करती है, दर्शाती है। अब देखो यदि किसी परमाणु में n कोष है तो कक्षों की संख्या क्या हो जाएगी, गौर करिएगा। यदि किसी परमाणु में n क्या है, कोष है, ठीक है, कोष हो गया, n कोष है, तो कक्षों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n² हो जाएगी। अभी मेरी बात समझ में, ये क्या बोल दिया, इस प्रकार से बोला जा रहा है कि मुख्य यदि किसी परमाणु में n कोष है, ये मान लो हमारे पास एटम है और इसमें क्या है, n कोष है, तो जैसे ही n कोष की यहाँ पर बात होती है तो फिर कक्षों की संख्या क्या हो जाएगी, n कोष की बात होगी, लेकिन कक्षों की जो संख्या हो जाती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, n² हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, अभी काम आएगी ये चीज़। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या का मान सदैव धनात्मक होता है, पूर्णांक हो सकता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। समझ में आई बात कि मुख्य क्वांटम संख्या होती है, इसका मान सदैव क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ये प्रश्न पॉइंट में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों का कि ये जो संख्या होगी मुख्य क्वांटम संख्या क्या रहेगी, सदैव क्या रहेगी, धनात्मक। देखो धनात्मक की बात करते हैं तो ये क्या रहेगी, सदैव धनात्मक रहेगी। धनात्मक पूर्णांक होता है, इनका जो मान होगा सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुख्य क्वांटम, देखो मुख्य अगर कभी निष्क्रिय हो जाए, शून्य हो जाए तो क्या परिवार चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ऐसे याद कर लेना कि अगर परिवार में मुख्य जो सदस्य होगा अगर वो इनएक्टिव हो जाए तो परिवार नहीं चल पाएगा, इसलिए इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। एक
प्रधान चला जाएगा, दूसरा प्रधान आ जाएगा, एक सरपंच चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा। शून्य की बात तो कभी होगी ही नहीं। तो क्या कैसे याद कर लेंगे कि इसका मान सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो कोष का आकार बढ़ता है, इससे परमाणु का स्तर घट जाता है। गौर करिएगा, ये जो पॉइंट है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, मानो कि ये n का मान बढ़ रहा, जैसे ही n का मान बढ़ेगा तो होगा क्या, कोष का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाता है। जैसे n का मान बढ़ गया है तो यहाँ पर कोष का हो जाएगा, कोष का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चलाएगा। और जैसे ही कोष का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ऊर्जा होती है और हमारे पास जो स्थायित्व होता है, इन दोनों, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व घट जाएगा, स्थायित्व बढ़ेगा तो ऊर्जा घट जाएगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं है तो आप देख सकते हो कि जो ऊर्जा और स्थायित्व में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो कोष का आकार भी बढ़ता है, इससे परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है। आपको मैंने समझा दी ये चीज़ें। अब हम आगे इसके बारे में और देखते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं, इधर बोर्ड हमारे पास खाली है, बात करते हैं एन की। एन का मान अगर 1 2 3 4 5 लेते हैं तो हम कक्षा की बात करेंगे। तो कक्षा की जो बात करेंगे वो हम ले लेंगे, कक्षा भी हमने देखा था KLMN, और एन के बाद O आता है वो भी ले लेंगे। और फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा सकते हैं। जैसे एन का मान अगर 1 लेते हैं तो अभी हमने ये भी देखा था n² होता है। तो जैसे ही n² होता है तो होगा क्या, 2n² होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो इधर गौर करिएगा। देखो साथियों, अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें यह करेंगे, यहाँ पर एन का मान ले लेंगे। एन का मान यहाँ लिख देते हैं, एन का मान 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम कक्षा। कक्षा अभी हमने देखी, यहाँ पर कक्षा की बात करते हैं। जो कक्षा होते हैं KLMN और O होगी। अब फिर से हम देखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा सकते हैं, कितने भरे जा सकते हैं। अगर n का मान 1 है तो n² बराबर क्या हो जाएगा, n का मान अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं n की अगर वैल्यू हमारे पास 2 है तो कितने हो जाएगी, 8 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, देखो 2n² हो गया, जैसे ऐसे मानो। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर ये रहा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम 3 करते हैं तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि 3 का मतलब क्या होगा, 18 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 18, अभी देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 हो गया और n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 3 9 हो जाएगा और गुणा 2 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 2 और n की वैल्यू हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 दूनी 32, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 2 और n का स्क्वायर, अगर बात करते हैं 2 और n की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और 5 के स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारे पास 25 हो जाएगा। और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, 50 हो जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई है तो ठीक है, वरना और कोशिश करना समझ में, अच्छी इतनी कोई मैटर है नहीं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरे नंबर की जो क्वांटम संख्या थी वो थी क्वांटम संख्या दिक्सी क्वांटम संख्या। और जो दिक्सी क्वांटम संख्या होती है, ये बोम क्वांटम संख्या भी बोला जाता है। ये प्रश्न भी उपनाम में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो साइंस है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो वैसे ही आपको मालूम है होता ज़्यादा है सिस्टम, लेकिन पूछा बहुत कम जाता है। कहने का मतलब ऊपर से भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे पास हम पढ़ रहे हैं, दूसरी नंबर की जो हमारी क्वांटम संख्या है, वो जो दूसरी नंबर की क्वांटम संख्या हमारे पास है वो क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या है। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या है हमारे पास। अगर दिगंशी क्वांटम संख्या है तो होगा क्या, अगर दिगंशी क्वांटम संख्या होती है तो इसको बोला जाता है बोम क्वांटम संख्या। ये बात पूछी जा सकती है, और इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसको क्या बोला जाएगा, बोम क्वांटम संख्या। इसे बोम क्वांटम संख्या भी बोला जाता है। और दूसरी बात, जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर बात हो गई। और तीसरी बात करते हैं साथियों, अब देखो जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है इनके बारे में एक ही बार और सुन लो कि इसकी संख्या के बारे में किसने बताया था। देखो
तो मुख्य क्वांटम संख्या थी उसके बारे में तो बोहर ने बता दिया था, लेकिन जो ये संख्याएं होती हैं कौन सी दिगंशी क्वांटम संख्याएं, तो इनके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था सोमरफील्ड ने। किसने ये संख्या, तो ये जो संख्याएं होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसके बारे में किसने बताया था, सोमरफील्ड ने। याद कैसे करना है, देखो इतने वैज्ञानिक हो जाएंगे, इतने सिलेक्टेड टॉपिक हो जाएगी, तो आप याद करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर एस आ रहा है तो इसमें भी क्या आ रहा है, से आ रहा है, जैसे ऐसे सोमरफील्ड हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है नहीं, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसी जो बातें होती हैं एक बार दिमाग में सेट हो जाती है तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। कि ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, फिर भी देख लेना आप। यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या ऐसे याद कर रखी है मैंने तो, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मुख्य क्वांटम संख्या उसकी हम बात करते हैं, तो उसके बारे में जिसने बताया था वो बताया था बोर ने, और बोर ने बता दिया। तो हम देखते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, अगर ऑप्शन में 2 आ गई तो एक तो वैसे हट जाएगा साइड में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर वैसा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार। दिगंशी क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं, तो इन संख्याओं के बारे में बोहर ने, सोमरफील्ड ने बताया था। अब देखो दिगंशी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, दिगंशी जो क्वांटम संख्याएं होती है, दिगंशी क्वांटम संख्याएं कक्षक का जो त्रिविमीय आकार बढ़ा देती है, जिससे क्या हो जाएगा दिगंशी क्वांटम संख्याएं उपकोष तथा बहु इलेक्ट्रॉन्स परमाणु की ऊर्जा भी बढ़ाती है। अब ये फिर से एक बार नोट करिएगा, अगर आप नोट कर रहे हो तो देखो जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है ये क्या करती है, जो कक्षक होते हैं कक्षक का त्रिविमीय आकार बढ़ा देती है। समझ में आ रही है, कक्षक का त्रिविमीय आकार बढ़ा देगी। जैसे कक्षक हो गया हमारे पास, इसका जो ये त्रिविमीय आकार बढ़ा देती है कौन, दिगंशी क्वांटम संख्या ही। और दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक का तो त्रिविमीय आकार बढ़ा देती है, लेकिन अगर बात करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या की, तो उपकोष तथा बहु इलेक्ट्रॉन्स परमाणु की ऊर्जा भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है, यानी कि बढ़ाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष कक्षक तथा बहु इलेक्ट्रॉन्स परमाणु की ऊर्जा क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब हम देखते हैं एल का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। लेवल सिस्टम में शायद 2018 में प्रश्न आया गया था, पूछा गया था कि एल का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हम एल की बात करते हैं, इसके मान की बात करते हैं, तो साथ ही इधर देखिएगा, अगर एल की मान की बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से डॉट 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 करके ये एन हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये जो हमारे पास एल की वैल्यू है ये इस प्रकार होती है। कैसे होती है कि एल का मान होगा हमारे पास, एल का मान एन की वैल्यू हो गई ना, एल का मान, अगर एल के मान की बात करते हैं तो हो क्या जाएगा, एल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। यदि अब देखो एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, यही अगर बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं कि यदि n बराबर 4 है तो l बराबर क्या, अभी समझ में आएगा। यदि n बराबर 4 है, देखिएगा इधर, अगर n बराबर 4 है तो l बराबर क्या होगा, अभी कुछ समझ में बात। अगर मान लो n बराबर हमारे पास 4 हो गया तो l की मान ऐसे रख सकते हैं ना 0, क्योंकि देखो यहाँ से 0 और ये n कुछ भी हो सकता है, और -1 हो जाएगा। तो अगर l की मान 0, ठीक है, l की मान क्या रख दिया हमने 0, कैसे रखा कि यहाँ पर 1 रखा तो 1 में से 1 गया तो माइनस चला जाएगा, और फिर हमारे पास हो जाएगा 1 कैसे आएगा, यहाँ पर n का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ से 2, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर हम यहाँ से हम 2 लेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे और 1 माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा, और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो n-1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखो इस प्रकार ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि n बराबर 4 है, पूछा हुआ प्रश्न है ये मास्टर में, मास्टर जानते हो ना, मास्टर की नौकरी, सरकारी मास्टर की बात हो रही है, शायद उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि n बराबर 4 है तो l बराबर क्या होगा। तो हम बता सकते हैं कि n बराबर हमारे पास क्या है, 4 है, इस n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। तो देखो हमें ये तो मालूम होना ही चाहिए कि l को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो l को हम दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात करते हैं कि n बराबर 4 है तो l बराबर क्या होगा, n बराबर 4 है तो l बराबर हमारे पास 0 1 2 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो मैं फिर बताता हूँ कि देखो ऐसे ले लेंगे, हमारे पास इसकी जो रेंज होगी ये होगी, l की रेंज हमारे पास ये हो जाएगी ना, तो l बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 से लेकर क्या हो जाएगा n-1 हो गई। अगर n का मान 1 रखते हैं यहाँ पर, ये 1 हो गया तो यहाँ से 1 - 1 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया। और फिर अगर इस n की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर इस n की जगह 2 रखते हैं तो 2 - 3 रखेंगे, 2 तो रख ही लिया, 3 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर इस n की जगह 4 रखते हैं तो 1 माइनस चला जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 0 1 2 और 3, ये हो गई हमारे पास l की वैल्यू। आ गई बात समझ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो एक बात और, दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षों को, जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती हैं उनमें जो कक्षक होते हैं उनका क्रम कैसे हो सकता है, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या में
कक्षा को SPDF के ऊर्जा का क्रम को दर्शाती है। अब ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा जा सकता है कि जो ऊर्जा का क्रम दर्शाती है वो कौन सी संख्याएं दर्शाती है, यानी कि कक्षकों का जो ऊर्जा का क्रम होता है वो कौन सी संख्याएं दर्शाती है? दिग्गजीय क्वांटम संख्या। तो पॉइंट नंबर आप नोट कर सकते हो, दिग्गजीय क्वांटम संख्या। कक्षकों की बात करते हैं, कक्षक कौन से हो जाएंगे? SPDF। कक्षा की बात करते हैं तो KLMN और डॉट चलते रहेंगे, लेकिन बात करते हैं कक्षकों की तो SPDF। ये हमने अभी देखा था, यहाँ पर दोनों की बात की थी अलग अलग। तो दिग्गजीय क्वांटम संख्या कक्षकों SPDF के ऊर्जा क्रम को क्या करती है? दर्शाती है। कैसे दर्शाती है फिर देखिएगा। देखो SPDF, ये हमें इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ये ऐसे ही नहीं है SPDF, इनकी फुल फॉर्म होती है, इधर देखिएगा आप क्या होती है फुल फॉर्म। देखो ये दिग्गजीय क्वांटम संख्या है, कक्षों को SPDF की ऊर्जा क्रम को क्या करती है? दर्शाती है। SPDF। तो S का मतलब ये होता है यहाँ पर क्या? शेप, शार्प होता है। क्या होता है? शार्प का मतलब होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण रेखा होगी। तो इसको देखेंगे, शार्प बोले तो तीक्ष्ण संख्या। P से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल सकते हैं? P का मतलब होगा प्रिंसिपल, यानी कि मुख्य रेखा हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य रेखा हो जाएगी। रेखा की बात कर रहे हैं ना। और अगर देखते हैं डी का मतलब होता है डिफ्यूज, मतलब विविक्त रेखाएं। देखो ये क्या हो जाएगा? विविक्त। अब बात करते हैं ऐप का मतलब। देखो ऐप जो होता है ये होता है फंडामेंटल, और फंडामेंटल मतलब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, आधारभूत रेखाएं होती है। तो ये क्या हो जाएगी? फंडामेंटल। आ गई ये बात समझ में? देखो जो दिग्गजीय क्वांटम संख्या होती है, दिग्गजीय क्वांटम संख्या कक्ष को SPDF के ऊर्जा क्रम को दर्शाते हैं। ऊर्जा क्रम किस प्रकार से दर्शाते हैं कि ये कक्षकों होते हैं हमारे, कक्षक SPDF होती है। आज आपको ये मालूम चल रहा होगा कि इसका जो फुल फॉर्म होती है शार्प होती है। शार्प का मतलब होता है तीक्ष्ण रेखा है, और जो P होती है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य रेखा है। और बात करते हैं डिफ्यूज, यानी कि डिफ्यूज का मतलब होता है विविक्त रेखा है। और जो हमारे पास ऐप का मतलब होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब जो होता है वो हमारे पास होती है क्या? आधारभूत रेखाएं। और दूसरी बात, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो कक्ष के कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। फिर से गौर करिएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, तथा कक्षक कोणीय संवेग का मान हमें मालूम होना चाहिए। जो कक्षक कोणीय संवेग होता है उसका मान होता है h/2π L+1 होता है, कोष्टक L+1। देखो तो साथ ही इधर गौर करिएगा, हमारे पास जो कक्षक कोणीय संवेग होता है वो होता है ये। तो फिर से गौर करिएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। नोट करते रहना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, तथा कक्षक कोणीय संवेग जो हमारे पास होता है वो होता है h/2π L+1। ये हमारे पास क्या होता है? कक्षक का कोणीय संवेग। आई बात समझ में? ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाने की पूरी संभावना आगे भी रहती है इस ऐसे प्रश्नों की। तो अब देखो इस जो ये हमारे पास ये था कक्षक कोणीय संवेग, ये क्या है? कक्षक कोणीय संवेग। इसके ऊपर हम एक प्रश्न करते हैं, कक्षक कोणीय संवेग। अगर बात करते हैं कक्षक कोणीय संवेग की, तो कक्षक जो कोणीय संवेग होता है साथियों, ये क्या होता है? हमने देख लिया कि h/2π L+1 जो होगा हमारे पास क्या होता है? कक्षक कोणीय संवेग होता है। अब इसके बारे में प्रश्न कैसे हो सकता है, कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं? यदि n=3 हो तो परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग याद करिए। n=3 हो तो परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग बताओ। यदि n=3 हो, देखो प्रश्न n बराबर कितने हो? 3 हो, तो
जो हमारे पास परमाणु में जो हमारे पास परमाणु होता है उसमें क्या करना होगा, परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन का, परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करो। बताओ मतलब, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए ना, n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन हमें l की मालूम पता होना चाहिए, l की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो अभी हमने देखा था इनको, यदि n बराबर 3 हो तो परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करो। और अगर उच्चतम की बात करते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, l की वैल्यू पता होनी चाहिए। और l की वैल्यू भी वो पता होनी चाहिए जो अधिकतम हो, यानी कि उच्चतम हो। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर n बराबर, देखो n बराबर हमारे पास 3 है तो l बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी किया था ना अपन ने, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। बोल, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। n बराबर अगर 3 है तो l बराबर 0, 1 और 2 हो सकते हैं, रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा क्योंकि n की मान 3 है तो हमें यहाँ पर भी 3 वैल्यू होनी चाहिए, जो कि ऐसे टुकड़ों में यहाँ पर विभक्त करेंगे। l बराबर 0, 1, 2 हो जाएगा। तो अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अभी ये हमारे पास प्रश्न था, न्यूनतम की बात करते तो 0 काम में ले लेते, लेकिन इसने बोला क्या है साथियों, इसने यह बोला है, ये प्रश्न भी मास्टर प्रजाति में पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। n बराबर 3 तो परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, तो कक्षीय कोणीय संवेग की जैसे ही उच्चतम की बात करते हैं तो ये h बटा 2 पाई, तो यहाँ पर ऐसे कैसे रह जाएगा। लेकिन बात करते हैं किसकी, l बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये बात आपको समझ में आती है क्या, समझ में आती है तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर 1 और 2 कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, h बटा 2 पाई हो जाता है। और 2 पाई जैसे होता है अंडर रूट में होता है 6, क्योंकि ये 2 और ये 3, तो 2 गुणा 3 कितने हो गए 6। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो इसको कैसे आगे और कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको ऑप्शन में ये भी आ सकता है, इसका ऑप्शन कैसे चेंज होता है, सभी को आते हैं चीज़ें, लेकिन ऑप्शन कैसे चेंज हो सकता है। देखो h अंडर रूट 6 हमारे पास, और ये नीचे कितने हैं 2 पाई, ये हमारे पास ये ऑप्शन भी आ सकता है। अब फिर से कैसे ऑप्शन चेंज होगा, इधर देखिएगा आप, ये 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 और √2। अगर √2 मैं लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ साथियों, ये h हो गया, ये हमारे पास √6 हो गया, और इस √2 और √2 और ये यहाँ पर पाई, इस रूट से इस रूट में अगर भाग दूंगा तो हमारे पास बच जाएगा क्या, 3 दूनी 6, यानी कि √3 बच जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि h √3 बटा √2 पाई। क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिखना ही पड़ेगा। ये देखो इसमें इस प्रकार 3 रूप में ये पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। देखो बात करते हैं उच्चतम, फिर गौर करिएगा, अगर n बराबर 3 तो परमाणु में उच्चतम इलेक्ट्रॉन्स का कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करो। अगर उच्चतम की बात करते हैं तो हम इसको लेंगे, अगर निम्नतम की बात करते हैं इसको लेंगे। 3 है, मध्य की बात करते हैं तो इसको भी आधार मानकर हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात है हमारे पास। देखो और एक प्रश्न और, कि निम्न में से कक्षीय कोणीय संवेग है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास हमने तो क्या देखा, हमने ये देख लिया कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, लेकिन ये प्रश्न है ना ऐसे भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, ऐसे, यहाँ पर क्या है h है, यहाँ पर क्या है 2 पाई है, ठीक है आ गई। लेकिन ये ऐसे ऐसे नहीं आकर के, मतलब अंडर रूट की जगह क्या आ सकता है, l प्लस 1, यानी कि l कोष्टक l प्लस 1, ऐसे भी तो आ सकता है ना, यहाँ पर घात भी तो लगाई जा सकती है, तो ये इस रूप में भी पाया जा सकता है। ये हमारे पास हो गई क्या हुई, अरे समझ में आ रही है क्या सब कुछ, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और एनसीईआरटी का निचोड़ बताया जा रहा है। अगर समझ में आ रही है तो समझो, नहीं समझ में आ रही है तो भी समझो, बहुत ईजी चीज़ें है, बहुत आसान तरीके से बताई जा रही है। और रही बात इनको तो याद करना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं हो सकते तो हमसे प्रश्न सोल्व नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सी क्वांटम संख्या पूरी हो चुकी है। अरे ऐसा प्रश्न आएगा तो सोल्व कर लोगे क्या। कक्षीय कोणीय संवेग हमें मालूम होना चाहिए, h बटा 2 पाई √l कोष्टक l प्लस 1, ये जो होता है ये हमारे पास होता है क्या, कक्षीय कोणीय संवेग। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास तीसरे नंबर की जो हमारे पास संख्या होगी, उस संख्या का जो नाम होगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो फोर्थ होगी वो हो जाएगी हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या। इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी मार्कर में इंक डाल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे।
तुम इतने लोग हो यारो, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आप थोड़ी सी वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? क्या चला जाए करे? अरे गलत है क्या? पढ़ाना बुरी बात थोड़ी है, कोशिश तो कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? साथ साथ देखते रहना, वीडियो देख कर निकल जाते हो। ये तो है नहीं कि अपने 2-4 साथियों को बताएं। तो कोई नहीं, आप तो पढ़ो और तो देखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या देखेंगे हमारे पास। 30 नंबर की जो होगी वो हो जाएगी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। चुंबकीय क्वांटम ये क्या हो गई? चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या होती है। सबसे पहली बात तो यानी कि मैग्नेटिक, तो इससे हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई, मैग्नेट की जैसे ही बात आएगी तो इसे एम से दर्शाएंगे, हो गई ना। और इस संख्या के बारे में किसने बताया था? तो दूसरी बात हो गई चुंबक, लेंडे ने इसके बारे में बताया था। 2 बात हो गई। और तीसरी बात, इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ साथ की साथ, यह जो संख्या होती है किसी निश्चित उपकोष से संबंधित कक्षों की संख्या का क्या होती है? अभिविन्यास दर्शाती है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो ऐसे करो, यह संख्या किसी, कौन सी संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह संख्या किसी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या का अभिविन्यास दर्शाती है। ये बात हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में किसने बताया। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इसको एम से दर्शाया जाता है। और लेंडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। अगर ये 2 पॉइंट हो गया, एम से इसको दर्शाया जाता है और लेंडे जो नामक वैज्ञानिक था, इस संख्या के बारे में लेंडे ने बताया था। और जो तीसरा पॉइंट है, आप थोड़ा लंबा है, आप नोट करो, मैं आपको नोट करवाता हूँ कि यह संख्या किसी उपकोष से संबंधित कक्षों की संख्या का क्या दर्शाती है? अभिविन्यास दर्शाती है। यह संख्या किसी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या का अभिविन्यास दर्शाती है। ठीक है, वो बात करते हैं 4th पॉइंट की। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे एक होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। जब परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रिया से क्या हो जाएगा? परमाणु के उपकोष अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं, लेमिलेसित हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे कक्षकों का अभिविन्यास कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में नहीं आई तो फिर देखते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट, यह जो संख्या होती है कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है? यह संख्या जीमान प्रभाव की व्याख्या करती है। ये बात आपको नोट लगा के अलग से याद रखनी होगी कि जो, क्योंकि देखो विपटन हो रहा है ना यहाँ पर, अभी विनाश भी दर्शा रही है। तो हमने देखा था कि जीमान प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की क्या क्या नहीं कर सकता, व्याख्या से व्याख्या नहीं कर सकता। हमने बात कर ली थी जीमान प्रभाव और स्टाक प्रभाव की। तो देखो ये जो होती है कौन सी संख्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्या करती है? यह संख्या जीमान प्रभाव की व्याख्या करती है। तो इससे पहले इससे जस्ट पीछे वाला जो पॉइंट था उसको मैं बता देता हूँ कि जब परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये हमारे पास परमाणु हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। समझ आई कुछ बात? ये हमारे पास परमाणु था, इसको यहाँ से उठाकर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मैंने रख दिया। तो रखने के बाद क्या होगा? यहाँ से जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसमें इस परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रियाएं करती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनके मध्य क्या होता है? अन्योन्य क्रिया होता है। और यह घटना होती है मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या में। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखिएगा, फिर से आप नोट करिएगा पॉइंट को। जब परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक तो चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी उपस्थित ही था, और फिर दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? परमाणु में पाए जाते हैं। जब परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रिया से परमाणु के उपकोष अनेक भागों में क्या हो जाएंगे? विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, विपाटित हो जाते हैं, इसी कक्षों को अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी। और दूसरी बात, एक बात और नोट लगा लेना आप, यह संख्या जीमान प्रभाव क्या करती है? व्याख्या करती है। ठीक है, इसमें विपाटन की भी बात होती है। और ये क्या करती है? संख्या क्या करते हैं? जीमान प्रभाव की क्या करती है? व्याख्या करते हैं, एम के द्वारा दर्शाते हैं। लेंडे ने इन संख्याओं के बारे में बताया। ये बात होगी हमारे पास किसकी? अब देखिएगा, इधर देखिएगा आप, देखो एम के जो अधिकतम मान होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं?
n की जो अधिकतम मान होते हैं वो हो सकते हैं 2l प्लस एल। m के अधिकतम मान की बात करते हैं तो हमारे पास 2l प्लस 1, 2l प्लस एल। m का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, और m के जो अधिकतम मान होते होंगे वो किस प्रकार होंगे। तो m के अधिकतम मान की बात करते हैं तो 2l प्लस एल हो जाएगा। और इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब भी देख लेते हैं अभी। m की मान, इनका मतलब ये हुआ कि m की मान, अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर l भी है, तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस एल ले लेते हैं, ये एल हो गया, यहाँ से चलेंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है, और ये यहाँ तक रुकेगा 0 पर, और यहाँ से चला जाएगा प्लस एल तक। अब देखो ये देखने के बाद आपको एक चीज़ और देखनी है, क्या देखनी है कि एल, देखो m के अधिकतम मान की बात करते हैं तो ये देखना होगा आपको, ये 2l प्लस एल हो गया, ठीक है। और m के अधिकतम मान और देखते हैं, अधिकतम मान m के अगर मान देखते हैं तो एक l माइनस हो जाएगा, क्योंकि l प्लस तक जा रहा है तो होगा क्या, माइनस एल, फिर यहाँ से 0 और यहाँ से प्लस एल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए l बराबर हमारे पास कितना है, 3 है। ये ऐसे प्रश्न आएंगे कि l बराबर हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो m का मान क्या होगा, m का मान देखो यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस से जाएगा, यहाँ पर प्लस है, मतलब प्लस की ओर जाकर रुकेगा, तो रुकेगा कैसे, ये इस प्रकार रुकेगा साथियों। अगर बात करते हैं l की, तो l की यहाँ पर माइनस से स्टार्ट होगा और l का मान यहाँ पर जो लास्ट का वो 3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, फिर यहाँ पर 0 और फिर प्लस का 1, प्लस मत लगाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। ये बात होती है किसकी, मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या की। देखो प्रश्न तो यहीं से आना है साथियों, यहीं से ये पूछा जाएगा। अगर m के अधिकतम मान पूछा जाए तो 2l प्लस एल हो जाएगा, लेकिन m के मान की बात करते हैं तो l का मान यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस से और प्लस पर जाकर रुकता है। और उदाहरण की बात कर, l की जगह 4 भी हो सकता था, तो 4 हो जाएगा, तो -4, -3, -2, -1, 0 प्लस 1 2 3 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे हो जाएगा। तो साथियों ये, इसके बाद हम देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। अगर चक्रण क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो साथियों ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी कुछ कारणवश क्लास को रोकना पड़ रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों एक बात गौर करिएगा, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो वीडियो जो होते हैं आ रहे हैं आपके पास यूट्यूब के द्वारा, तो इनमें कुछ कमियाँ आपको लगती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल का भी थोड़ा ध्यान रखिए। धन्यवाद।